गुड मॉर्निंग। 10 के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। हर्ष और में रहेंगे आपके साथ। गाबा सर, शिल्पा राउत पिछले शो से हमारे साथ बने हुए हैं। निर्मल बांग से विकास सालुंके और शेरखान से जतिन गीड़ा जुड़ेंगे अपने फ्रेश ट्रेड्स के साथ। अब बात करेंगे हम कोफोज के सीईओ सुधीर सिंह से भी। उसके अलावा बिग मार्केट वॉइसेस में ईडलवाइस एसेट मैनेजमेंट के सीईओ इक्विटीज त्रिदिप भट्टाचार्य जुड़ेंगे और एक और कॉर्पोरेट स्कैन आज L&T टेक सर्विसेज के एमडी एंड सीईओ अमित चड्ढा मौजूद रहेंगे, जिनसे फ्रांस की ऑटो कंपनी के साथ डील पर बात होगी। लेकिन पहले बात कर लेते हैं कोफोज की। स्टॉक आज F&O का टॉप लूजर। ओके, चलिए काम करते हैं, कोफोज की मैनेजमेंट पर आएंगे। उससे पहले एक बार जरा मार्केट का रुख करते हैं। 120 पॉइंट निफ्टी ऊपर है, करीब 0.5%। बैंक निफ्टी करीब 200 पॉइंट ऊपर। और अब मिड कैप इंडेक्स जो थोड़ा सा करेक्ट हुआ था हायर लेवल से, वो वापस एक रैली दिखाता हुआ मिड कैप इंडेक्स में भी रैली। चलिए, लेकिन अब बात करते हैं कोफोज की। एक बार स्टॉक लेकर आइए कोफोज का स्टॉक इस समय टॉप F&O लूजर। ये करीब 9% नीचे था, अब 7% नीचे है। मार्केट को नंबर्स पसंद नहीं आए, साथ ही गाइडेंस भी नहीं दी कंपनी ने, और एक सिग्निटी का एक्विजिशन किया जो शायद मार्केट को समझ नहीं आया। हम बात करते हैं कंपनी के सीईओ सुधीर सिंह के साथ। सुधीर जी, गुड मॉर्निंग। और एक कोफोज पर एक मार्केट का हमेशा लीप ऑफ फेथ रहा है, लेकिन पिछले 2-3 महीनों में कुछ ऐसा लग रहा है कि शायद वो लीप ऑफ फेथ थोड़ा सा हट रहा है। ये इस एक्विजिशन को मार्केट ने शायद थम्स डाउन दिया। पहले तो आप एक्सप्लेन करिए कि इसका रैशनल क्या था और जो प्राइस आपने दिया वो क्यों जस्टिफाइड था। जी ठीक है, मैं आपको इसका रैशनल बताता हूँ। उसके पहले मैं ये बोलना चाहूँगा कि अगर आप जो हमारी कल रिजल्ट्स आए उनको देखें तो पूरे साल में शायद कोफोज अकेली कंपनी है जिसने कि फिस्कल ईयर 24 के शुरू में एक गाइडेंस रेंज दी रेवेन्यू की, शायद अकेली टेक सर्विसेज में। और साल के एंड में हम एक्सक्यूज़ नहीं लेके आए हैं, रिजल्ट्स लेके आए हैं। हमने उसी गाइडेंस को जो कि हमने FY 24 के शुरू में दिया था उस पर डिलीवर किया है। जहाँ तक रेवेन्यू में कोई प्रॉब्लम नहीं है सुधीर जी। ये आपके नंबर्स में एक चीज़ मैं कहूँगा कि डॉलर रेवेन्यू अच्छा था आपका। आई थिंक थोड़ा स्ट्रीट डिसअपॉइंटेड था मार्जिन को लेकर, लेकिन उसकी बात भी हम करेंगे। लेकिन आपका पॉइंट सही है कि डॉलर रेवेन्यू आपका अच्छा था, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पहले एक्विजिशन की बात कर लेते हैं, फिर नंबर्स पर आएंगे। बिल्कुल एक्विजिशन अगर आप हमें देखें तो हमारा मानना है कि सिग्निटी का एक्विजिशन कोफोज के लिए अच्छा ही नहीं होगा, एक गेम चेंजर होगा। और वो 3 रीजंस की वजह से। पहला, सिग्निटी के एक्विजिशन के बाद कोफोज 3 नए वर्टिकल डे 1 से मर्ज्ड एंटिटी के साथ खड़े करेगा। आज तक अगर आप कोफोज को देखें, और आप पहले बात भी कर रहे थे कि मार्केट का कोफोज में हमेशा से विश्वास रहा है और होपफुली रहेगा, हमारे 3 वर्टिकल बैंकिंग, इंश्योरेंस और ट्रैवल रहे हैं। इस एक्विजिशन के बाद हमारा रिटेल का वर्टिकल मर्ज्ड एंटिटी का 100 मिलियन के करीब का वर्टिकल डे 1 से हो जाएगा। हेल्थ केयर और हाईटेक के वर्टिकल 50 मिलियन तकरीबन, कुछ केसेस में उनसे ज़्यादा, 1-2 केसेस में कि वर्टिकल खड़े होंगे। तो 3 वर्टिकल की जगह कोफोज के पास 6 वर्टिकल डे 1 से होते हैं। ये रीज़न 1 है एक्विजिशन करने का। रीज़न नंबर 2, कोफोज को अगर आप देखें तो हमारी नॉर्थ अमेरिका की क्लाइंट प्रेजेंस लार्जली ईस्ट कोस्ट सेंट्रिक रही है। सिग्निटी वेस्ट, साउथ वेस्ट और मिड वेस्ट के क्लाइंट्स लेके आता है। ये प्राइमरीली एक नॉर्थ अमेरिका फोकस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। डे 1 पोस्ट एक्विजिशन एंड मर्जर हमारी नॉर्थ अमेरिका रेवेन्यू 33% तकरीबन से जंप करेगी। नॉर्थ अमेरिका जो आज की तारीख में कोफोज का 48% है फ्रॉम अ जियो पर्सपेक्टिव, और हमारे पीयर्स के कंपैरिजन में ये नंबर काफ़ी कम है। डे 1 से 55% पे जंप करेगा। और तीसरी चीज़ जो कि हमारे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कि इन अ वर्ल्ड जहाँ पर कि AI का प्रोलिफरेशन होता जा रहा है और बढ़ता जाएगा, हमारा मानना है इंक्रीजिंगली AI के कॉन्टेक्स्ट में नई जो कॉम्प्लेक्सिटी हैं उनकी वजह से नई अपॉर्चुनिटीज़ एश्योरेंस की स्पेस में आ रही। ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं मॉडल वैलिडेशन के स्पेस में, मॉडल परफॉर्मेंस टेस्टिंग के स्पेस में, आउटपुट वैलिडेशन के स्पेस में। सिग्निटी के टीम के साथ हमने पिछले कई महीनों से काम किया है ये असेस करने के लिए कि क्या ये फंक्शनल टेस्टिंग में है, जो कि हमारा मानना है AI से डिसरप्ट होगी, या ये नॉन फंक्शनल एरियाज़ में है जिसमें कि ये हैं सिक्योरिटी में, परफॉर्मेंस में, ऑटोमेशन टेस्टिंग में। और हम इनके साथ मिलके एक हॉरिजॉन्टल AI सर्विस ऑफरिंग इंडस्ट्री के लिए खड़ी करेंगे। इसीलिए जो मैं आपसे ये बात करता हूँ, इतने कन्विक्शन के साथ कह सकता हूँ कि AI सिग्निटी का एक्विजिशन सिर्फ अच्छा नहीं होगा, ये गेम चेंजर है। 3 नए वर्टिकल खड़े होंगे। नॉर्थ अमेरिका में जो हमारे वाइट स्पेसेस हैं पूरी तरह से, पॉइंट नंबर 2
कवर होंगे। पॉइंट नंबर 3, हमारा सीधा मानना है कि दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर कोफोर्ज टू क्रिएट अ हॉरिजॉन्टल AI एश्योरेंस सर्विस फॉर द इंडस्ट्री। दैट्स व्हाई वी आर एक्साइटेड। 100%। मैं तो खैर सुधीर जी, मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, आप यहाँ पर हैं इसलिए ये बात नहीं बोल रहा हूँ। मैं कुछ देर पहले हर्षिता को भी सुबह यही कह रहा था कि उस दिन का रिएक्शन मार्केट का नॉर्मली ख़राब होता है, क्योंकि मार्केट को तो कोई एक्विजिशन नॉर्मली समझ नहीं आता, लेकिन मैनेजमेंट ऑब्वियसली सिर्फ अगले 3 महीने के लिए नहीं सोच रहा होता, मैनेजमेंट अगले 3 साल 6 साल के लिए सोच रहा होता है। तो वो एक हमेशा उसका जो रिएक्शन है वो बाद में पता चलता है। एक और कंसर्न जो रही है कि अब कोफोर्ज में कोई प्रमोटर होल्डिंग तो रही नहीं, क्योंकि प्रमोटर सारा हिस्सा बेच के निकल चुके हैं, और अब आपको फ्रेश यहाँ पर इक्विटी डायल्यूशन भी करना पड़ेगा शायद इस एक्विजिशन को फंड करने के लिए। QIP की बात हो रही है यहाँ पर, लार्ज QIP की। जी हाँ, पहली बात आपने सही कहा। मैं मार्केट के बारे में तो ज़्यादा जानता नहीं, नाम ज़्यादा देखते हैं, लेकिन परफॉर्मेंस के बारे में मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूँ कि जहाँ तक परफॉर्मेंस का सवाल है, Q4 एक फिनोमिनल क्वार्टर रहा है हमारे लिए ऑर्डर इनटेक के पर्सपेक्टिव से। $774 मिलियन का आया। तो हम परफॉर्मेंस के हिसाब से ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों फ्रंट पे पूर्ण रूप से आश्वस्त हैं। जहाँ तक QIP का सवाल है, आपने बिल्कुल सही कहा। QIP हम कोशिश करेंगे अगले 1 हफ्ते के अंदर ही क्लोज करने का। हमारा मानना है हम करीब $250 मिलियन का QIP करेंगे, जिससे कि हम तकरीबन 51 से 54% स्टेक SPA साइन हो चुके हैं। हम अश्योर्ड हैं कि 51 से 54% मिनिमम पब्लिक और प्राइवेट SPA के थ्रू हमें मिलेगा, अक्वायर करेंगे, और उसके बाद की जो बाकी होल्डिंग है उसके लिए हम एक शेयर स्वैप करेंगे कोफोर्ज और सिग्निटी का। तो ये प्रोसेस कल अनाउंस हो चुका है, डेफिनेटिव एग्रीमेंट साइन हो चुके हैं, SPA साइन हो चुके हैं, पब्लिक ऑफर ट्रिगर हो चुका है, और ये प्रोसेस हम जल्द से जल्द कंप्लीट करेंगे। जैसा मैंने आपको कहा, मार्केट के इमीडिएट रिएक्शन के ऊपर मैं कमेंट न कर सकता हूँ, ना समझता हूँ, लेकिन परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी ऑर्गेनिक ग्रोथ और सिग्निटी के साथ मिलके उन 3 कारणों की वजह से जो ग्रोथ है उसके बारे में हम पूर्ण रूप से आश्वस्त हैं। क्या कंपनी का साइज रहेगा पोस्ट दिस एक्विजिशन FY25 में? एक रिपोर्ट कह रही है परहैप्स आप $1.5 बिलियन की कंपनी रहेंगे। इज इट गोइंग टू बी इन दैट रेंज, या फिर उससे भी बड़ी कंपनी बन सकती है? देखिए, मैं इमीडिएटली आपको ये नहीं बता सकता कि FY25 में क्या रहेगा, लेकिन ये मैंने बड़ा क्लियरली बोला था कल कि FY27 में कोफोर्ज $2 बिलियन की कंपनी होगी। मैंने कई बार बोला है, कोफोर्ज इज इन द बिजनेस ऑफ डिलीवरिंग रिजल्ट्स एंड नॉट एक्सक्यूजेस। आज तक हमने जो भी ऑफर किया है गाइडेंस, हम हमेशा उससे मिलते आए हैं। FY27 में मैं दोबारा दोहराना चाहूँगा, कोफोर्ज विल बी अ $2 बिलियन ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप हमारा प्रोफार्मा नंबर देखें पोस्ट मर्जर FY24 का जो ख़त्म हुआ है, तो तकरीबन कोफोर्ज इज ऑपरेटिंग एट रफली अबाउट $1.35 बिलियन। 1.5 इज नॉट आउट ऑफ क्वेश्चन, बट ऑब्वियसली मैं एक हार्ड गाइडेंस ना देना चाहूँगा, ना दे पाऊँगा अभी। ऐसा क्यों है कि FY25 के लिए आप अब की बारी गाइडेंस नहीं दे रहे हैं सुधीर जी? बिकॉज जैसे आपने चर्चा की शुरुआत में ही कहा था कि वो दी ओनली कंपनी जिसने गाइडेंस दिया था FY24 के लिए, एंड यू स्टक बाय इट। 25 में क्या बदला दिख रहा है आपको? देखिए, गाइडेंस दो तौर पे होती है, एक मार्जिन की थी, एक रेवेन्यू की। मार्जिन की तो हमने हार्ड गाइडेंस दी है। हमने कहा है कैटेगोरिकली कि मार्जिन अगले साल 50 बिप्स एक्सपैंड करेंगे। जहाँ तक रेवेन्यू का सवाल है, एनुअल गाइडेंस को हम पिछले 4 साल से ही दे रहे हैं, और हम हर साल अलग किस्म के पैरामीटर्स के थ्रू दे रहे हैं। एटलीस्ट इतनी ग्रोथ होगी, इतना ब्रॉड रेंज होगा ग्रोथ का, या ये बैंड होगा। हमारा ये मानना है, हमने अपनी 7 साल की परफॉर्मेंस देखी। 7 साल में कोफोर्ज शायद उन चुनिंदा फर्म्स में से है जो कि हर क्वार्टर ना सिर्फ ऑर्डर इनटेक का नंबर बताते हैं, हम अपने नेक्स्ट 12 मंथ के साइंड ऑर्डर बुक का नंबर भी बताते हैं, जिसे हम ऑर्डर एग्जीक्यूटेबल कहते हैं। अगर आप हमारे 28 क्वार्टर्स का परफॉर्मेंस देखें, ऑर्डर एग्जीक्यूटेबल जो कि हम हर क्वार्टर बताते हैं, उसके बाद की अगले 12 महीने की अगर आप एक्चुअल रियलाइज रेवेन्यू देखें तो कोरिलेशन बहुत स्ट्रांग है। कल जो हमारी कॉल हुई उसमें मैंने ये बोला कि जब हम FY24 में आए थे तो हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूटेबल 20.7% YOY हायर था। 20.7% YOY हायर ऑर्डर एग्जीक्यूटेबल के साथ हमने 13.3% की ग्रोथ रजिस्टर करी। इस साल मैंने बोला 20.7 की जगह हम 17.3% YOY ऑर्डर एग्जीक्यूटेबल के साथ आए हैं। वो कोरिलेशन जो पिछले 7 साल से रहा है
वो कोरिलेशन जिसके बारे में हम हार्ड नंबर हर क्वार्टर देते हैं, हमारा मानना है ऑर्गेनिक बेसिस पे वो आगे भी चलेगा। तो सालाना गाइडेंस से ज़्यादा अच्छा हमारा ये मानना है कि हम हर क्वार्टर ऑर्डर एग्जीक्यूटेबल डिक्लेयर करते रहें, उसका एक रेवेन्यू के साथ कोरिलेशन इस्टेब्लिश करें, और ये ऑन एन ऑनगोइंग बेसिस ज़्यादा बढ़िया सरोगेट होगा रेवेन्यू के बारे में बताने के, बतौर इसके कि साल के शुरू में एक नंबर दे। सुधीर जी बिल्कुल सही बात है आपकी, और मेरा अगला सवाल इसी से रिलेटेड है, और मैं दोनों सवालों को थोड़ा जोड़ रहा हूँ। एक तो मार्जिन पर प्रेशर क्लियरली, हालांकि आपकी रेवेन्यू में प्रॉब्लम नहीं थी, और दूसरी तरफ आपके रिकॉर्ड डील विंस, इस बार भी आपकी जो डील विंस थी वो 118% क्वार्टर ऑन क्वार्टर और 157% YOY, टीसीवी आपका $774 मिलियन। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप ज़्यादा अग्रेसिव हो रहे हैं, बाकी कंपनियां कह रही नहीं हमको ये डील नहीं चाहिए, आप कम मार्जिन पर भी वो डील लेकर आ रहे हैं, ये रिस्क तो नहीं हो रहा है यहाँ पर? नहीं, हम ज़्यादा एग्रेसिव नहीं हो रहे हैं, हम ज़्यादा फेयर हो रहे हैं अपने एम्प्लॉयज़ के साथ। डील्स तो हम उन्हीं मार्जिन्स पे ला रहे हैं जिस पे कि दूसरे ला रहे हैं, लेकिन शायद कोफोर्ज अकेली कंपनी थी लास्ट ईयर जिसने 1 अप्रैल लास्ट ईयर 100% सैलरी इंक्रीमेंट्स रोल आउट किए। मोस्ट फर्म्स इन द इंडस्ट्री डिलेड इट बाय 1 क्वार्टर, 2 क्वार्टर, सम केसेस 3 क्वार्टर, एंड सम नेवर डिड अ सैलरी इंक्रीमेंट। उनका मानना था कि मार्केट बहुत टफ है, हम अपने एम्प्लॉय बेस को सैलरी इंक्रीमेंट्स नहीं देंगे। So we have not been aggressive on pricing. We've just been very, very fair with our employees. And when I say we are in the business of delivering results and not excuses, it comes on the back of a team that has had the lowest attrition of any tech services team on the planet. So we have been fair to our employees. That is why we could have played with the margins and delivered a number. That's point number one. Point number two is there's been about a 60 bips drop only in the margin. पूरा का पूरा 60 बिप्स। आप हमारा पीएनएल देखें, हमारा एसजीएनए 60 बिप्स से बढ़ा है। अब मैं आपको ये बता सकता हूँ कि उस एसजीएनए में सेल्स, मार्केटिंग, सोल्यूशनिंग और प्री सेल्स में ही वो 60 बिप्स गया है। हमने हमेशा ये कहा है हमें रोबस्ट ग्रोथ डिलीवर करनी है, ये नहीं आके कहना है कि मार्केट एनवायरनमेंट टफ है तो ये साल अच्छा नहीं होगा। पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट सेल्स, मार्केटिंग, सोल्यूशनिंग में गया है। उसका रिजल्ट आप FY25 में भी देखेंगे, और उसका ही रिजल्ट है कि मैं आपको आज बता सकता हूँ कि FY27 में ये $2 बिलियन की कंपनी होगी, और उस टाइम हमारी मार्जिन्स 150 से 250 बिप्स हायर होंगी ओवर FY24। अब मेरा आखिरी सवाल सुधीर जी आपसे, कंसिडरिंग सिग्निटी पर जब आप बात कर रहे थे, आपने कहा ये नॉर्थ अमेरिका फोकस्ड कंपनी है, रिटेल, हाईटेक, हेल्थ केयर में आपको एक्सपोजर मिलेगा। इस समय क्या आपको सिग्नल्स मिले हैं ओवरऑल नॉर्थ अमेरिकन मार्केट से? क्योंकि अभी भी आपके पियर्स और कई सारी IT बेलवेदर्स अमेरिकी मार्केट्स को लेकर इतने कॉन्फिडेंट नहीं हैं। आप कैसे उस मार्केट को पढ़ रहे हैं जब आप अपने क्लाइंट से बात करते हैं? देखिए, हमें क्लियर ग्रीन शूट्स दिख रहे हैं। मैं मार्केट की कमेंट्री पढ़ता हूं दैट एवरीथिंग इज डूम एंड ग्लूम। आई डोंट बिलीव इट बिकॉज मोटे तौर पे सही बात है कि मार्केट में डिमांड के हेडविंड्स हैं, लेकिन देयर आर क्लियर टेलविंड्स एंड देयर आर क्लियर ग्रीन शूट्स। अगर हम अपने 3 कोर वर्टिकल्स को देखें तो मैं आपको ये बता सकता हूँ, अगर ट्रैवल वर्टिकल आप हमारा देखें तो एयरलाइंस और एयरपोर्ट्स में डिजिटल स्पेंड बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि वन ऑर्डर वन ऑफर का जो लार्ज इनिशिएटिव इंडस्ट्री के लिए है वो बड़े स्पीड के साथ बढ़ रहा है। हर एयरपोर्ट अपने को एक रिटेल मॉल बनाने की कोशिश में है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन स्पेंड वहाँ पे बढ़ रहे हैं। इंश्योरेंस को अगर आप देखें तो स्पेशलिटी इंश्योरेंस विद ऑल द एम्बिएंट जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी अगेन स्पेंड्स सिग्निफिकेंटली बढ़ रहे हैं। तो हमारा ये मानना है कि FY24 जैसे डिफिकल्ट मैक्रो ईयर में भी वी हैव बीन एबल टू क्लॉ आउट 13.3% CC, 100% ऑर्गेनिक ग्रोथ। FY25 में भी सही बात है, डिमांड एनवायरनमेंट डिफिकल्ट है, बट ऐसा नहीं है कि यूनिफॉर्मली डिफिकल्ट है, और इसमें भी ऑर्गेनिक ग्रोथ हम क्लॉ आउट करेंगे। और सिग्निटी के साथ मिलके 3 नए वर्टिकल, पूरा नॉर्थ अमेरिका का कवरेज, हॉरिजॉन्टल AI सर्विस ऑफरिंग नहीं, उससे हमारी ग्रोथ को फर्दर फिलिप मिलेगा। नॉन सिर्फ कोफोर्ज नहीं, सिर्फ सिग्निटी नहीं, दोनों की मिल करके भी जो एग्रीगेट ग्रोथ रेट है, ग्रोथ रेट बढ़ेगी। सुधीर जी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हर बार आपसे बात करके अच्छा लगता है, और आपको ऑल द बेस्ट अगले क्वार्टर्स के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, और मार्केट देखिए जैसा हम थोड़ा कह भी रहे थे कि थोड़े वार्निंग साइंस थे और अब थोड़ा हल्का हो गया मार्केट, और खासतौर से बैंक निफ्टी।
देखिए बैंक निफ्टी में मैं फिर बोल रहा हूँ अभी कोई ट्रेड है नहीं। ये देखिए निफ्टी कोलैप्स हुआ और बैंक निफ्टी देखिए किस तरीके से कोलैप्स हुआ, 49,269 पर अब इस समय बैंक निफ्टी आ गया। तो खैर क्लियरली डे ट्रेडर्स के लिए मार्केट शायद मोमेंटम चेज करने वाली है नहीं। सेंसेक्स तो अब रेड में आ गया इनफैक्ट बात करते करते। इसके लिए जो भी ट्रेड लें पोजिशनल लें या फिर डिप्स पर बाय करें तो एक्सेस बनती है। अब ये डिप देखते हैं कहाँ खत्म होगी। जहाँ पर ये डिप खत्म होगी निफ्टी पर, अब हम 22,684 पर हैं, वहाँ पर शायद एक बाय बनेगा। हमारे एक्सपर्ट्स तैयार हैं इस मार्केट में हमारी हेल्प करने के लिए। एक बार आप सभी को फिर से गुड मॉर्निंग। शिल्पा जी बताइए आपकी इस समय की फ्रेश ट्रेड्स। यहाँ पे अनुज जी मैं थोड़ा कॉन्ट्रा जाऊंगी। ऑफ कोर्स फ्रॉम ओनली इंटरडे पॉइंट ऑफ व्यू मेरा सेल रहेगा जीएनएफसी पे। जीएनएफसी जस्ट अभी स्पॉट पे 700 के नीचे आया है। अगर ये 700 के नीचे जितना सस्टेन करेगा इसके लिए थोड़ा वीकनेस बढ़ता है, जहाँ पे ये 670 तक का भी एक आपको डाउन साइड टिक दिखाता है। तो यहाँ पे 715 के स्टॉप लॉस से इन फ्यूचर्स आप यहाँ पे सेल कीजिए फॉर टारगेट्स ऑफ 680 एंड 670। ओके 680 और 670 के लिए सेल साइड का ट्रेड। ये एक जीएनएफसी हुआ, दूसरा भी ट्रेड है शिल्पा जी और यू वांट टू गो विद वन? अभी के लिए वन ऑफ कोर्स आई विल स्टिक टू आरईसी जो मैंने आपके प्रीवियस शो में जस्ट दिया था। मुझे लगता है आरईसी में स्टिल वो ऑलरेडी अच्छा खासा मूव दिखा चुका है, लेकिन जैसे मैंने बोला वो ट्रेंड बहुत पॉजिटिव है, तो आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहिए एंड स्टिक टू दैट ट्रेड। ओके गावा जी आपका ट्रेड, दो ट्रेड इस समय के? मुझे पसंद है गोदरेज कंज्यूमर, अच्छा मूव है, सेटअप सही है। ट्रेड करा 1252, स्टॉप होगा 1241, टारगेट होगा करीब 1270 का। गोदरेज कंज्यूमर दूसरा स्टॉक जो पसंद है मुझे, आई थिंक वो इज लुपिन। लुपिन में एक ब्रेकआउट मिला है 1660 के आसपास, उसी के नीचे स्टॉप लगाएंगे। अब ट्रेड करा 1678, टारगेट मेरे ख्याल से कुछ 1700 के नजर आते हैं। लुपिन। चलिए गाबा सर की पिक लुपिन। विकास सालुंके भी हमारे साथ। विकास जी गुड मॉर्निंग, बताइए आपकी ट्रेड्स। गुड मॉर्निंग आनंद जी। जिस हिसाब से मार्केट में वॉलेटिलिटी देखने मिले, मेरे भी दोनों साइड के ट्रेड रहेंगे। पहला तो बाय रहेगा एनएमडीसी, मुझे अच्छा लगता है करंट रेट पे भी 256 के स्टॉप लॉस इसको बाय कर सकते हैं। ऊपर में 278 और 280 के टारगेट के लिए यहाँ पे एनएमडीसी को यहाँ पे बाय करना है। दूसरा मेरा सेल कॉल रहेगा, जहाँ पे मुझे लगता है थोड़ा प्रेशर बिल्ड होते हुए देखने मिल रहा है। एलएनटी मुझे लगता है कि लास्ट कुछ दिनों में हमने देखा है कि एक साइडवाइज मोमेंटम कर रहा था, वापस 3600 के नीचे फिलहाल तो ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है फ्यूचर में। तो मुझे लगता है इसके नीचे अगर ट्रेड कर रहा है तो नीचे में 3470 3450 के आसपास तक ये ड्रैग हो सकता है डाउन साइड में। तो यहाँ पे एलएनटी सेल लेके जाना है। ऊपर में स्टॉप लॉस रखना है 3660 का और टारगेट 3440 3450 के आसपास। ओके तो यहाँ पर एक और सेल साइड का ट्रेड आ रहा है विकास की तरफ से एलएनटी पर। जतिन गुड मॉर्निंग, आपके ट्रेड्स? गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो मेरे ही दोनों साइड की तरफ ट्रेड रहेंगे। जो लॉन्ग साइड की तरफ ट्रेड होगा वो सन फार्मा में होगा। तो सन फार्मा में हमने देखा है कि 20 वीक का एवरेज के सपोर्ट के साथ थोड़ा बाइंग मोमेंटम दिख रहा है। तो मेरे को लगता है पुल बैक कंटिन्यू रह सकता है। तो 1510 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग साइड की तरफ ट्रेड होगा। टारगेट 1580 का होगा। और जो दूसरा ट्रेड होगा वो सेल साइड की तरफ होगा। टाटा कम्युनिकेशन में सेल करने की सलाह रहेगी। पिछले कुछ हफ्तों से आई थिंक पिछले एक हफ्ते से ये साइडवेज ट्रेड कर रहा है शार्प फॉल के बाद। तो मेरे को लगता है ये कंसोलिडेशन नीचे की तरफ ब्रेक होगा। इसके लिए सेल साइड की तरफ का ट्रेड लेना है टाटा कम्युनिकेशन में। स्टॉप लॉस होगा 1782 का और टारगेट रहेंगे 1678। अच्छा हजता, अब मैं आपका ध्यान दिलाऊंगा एक स्टॉक पर, कोल इंडिया। और देखिए मैं आज जो सुबह मैंने चीज़ कही थी कि अगर यहाँ पर आपको इस नंबर की वजह से नेगेटिविटी मिले तो उसमें बाय करिएगा। क्यों? क्योंकि आपको व्यू ये लेना है कि अगले 3-4 साल का क्या व्यू बन रहा है इकोनॉमी को लेकर, पावर को लेकर, इस सेक्टर को लेकर। मेरे ख्याल से आज का सबसे बड़ा फुल टॉस कोल इंडिया था। आज कोल इंडिया ने आपको रेड दिया एक बार के लिए और वहाँ पर आपने अगर इसको पिक किया तो ये अच्छा खासा एक शायद चौका का कैंडिडेट था। एक और चीज़ लोग भूल जाते हैं इन PSUs में, कभी भी इन स्टॉक्स में सेल करने से पहले डिविडेंड यील्ड देख लें, वैल्यूएशन देख लें। डिविडेंड यील्ड वैल्यूएशन दोनों को मिला लेंगे ना, कोल इंडिया सेल है ही नहीं कोल इंडिया पे। इसके लिए मुझे हैरानी नहीं है कि कोल इंडिया ज़्यादा नहीं गिरा। इसके लिए आज बहुत लोगों ने मुझे पूछा था कि मैंने इसको क्यों नहीं लिया रेड में। ये कारण है क्योंकि मुझे एक हिंट था कि आज ये स्टॉक जो है ना ज़्यादा गिरेगा नहीं। सुबह सुबह सारे नेगेटिव व्यूज़ थे, लेकिन समहाउ एक फीलिंग थी कि लोअर लेवल से रिकवरी आएगी आज इस स्टॉक में। रिकवरी वो स्क्रीन पर साफ
देखने को मिल भी रही है। लेकिन एक दो ट्रेड्स जो साथ नहीं दे रहे हैं मार्केट का, कंसिडरिंग कई सारे सेल कॉल्स आ गए हैं। एल&टी एक शॉर्ट साइड का ट्रेड अभी विकास ने मेंशन किया। विकास, एक बार भारतीय एयरटेल पर भी नजर डालेंगे क्योंकि ये एक ड्रैगर साबित हो सकता है। 1286 के लेवल्स आ चुके हैं, खुलने के साथ ही धीरे धीरे करके नीचे फिसला है। जी हाँ, जिस हिसाब से लास्ट अगर 7 to 8 डे से ट्रेडिंग पैटर्न देखो तो ऊपर में एक रेजिस्टेंस फेस होते हुए देखने मिल रहा है भारतीय एयरटेल में, और आज उसने कल के लो के नीचे अभी वापस ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। फॉर 20 मिनट्स में ही वो ब्रेक डाउन कर चुका था, तो मुझे लगता है यहाँ पे भी प्रेशर बिल्ड होते हुए देखने मिलेगा। 1240 1250 के आसपास मुझे लगता है इंट्राडे बेस पे ये काउंटर ट्रैक कर सकता है। तो यहाँ पे जो अभी भी जो ट्रेंड है वो अभी भी नेगेटिव है। यहाँ पे मुझे लगता है 1 से 2 दिन में इंट्राडे में भी एक अच्छा खासा एक फॉल यहाँ पे भारतीय एयरटेल में देखने मिल सकता है। किसी कुछ वीकनेस यहाँ पर परसिस्ट करती हुई भारतीय एयरटेल में आपकी स्क्रीन पर साफ दिखाई दे रही है। चलिए अब मार्केट पर एक थोड़ा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव लेकर आते हैं। बिग मार्केट वॉइस में हमारे साथ ईडलवाइस एसेट मैनेजमेंट के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर इक्विटीज त्रिदीप भट्टाचार्य हैं। त्रिदीप, गुड मॉर्निंग। मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेशन मोड में, लेकिन एक पॉकेट जो अच्छा खासा उभरा है वो है एनबीएफसीज। अब मल्टीपल चीजें हुई हैं, चोला के बहुत ही जोरदार नंबर, श्रीराम फाइनेंस के मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट, बजाज फाइनेंस के लिए एक बड़ा रिलीफ आरबीआई की तरफ से आता हुआ। इस सेक्टर पर आपकी अप्रोच क्या है, आपको क्या पसंद है? एक्चुअली बहुत धन्यवाद मुझे आपके चैनल में इनवाइट करने के लिए। मैं फिनेंशियल्स, लेंडिंग फिनेंशियल्स में हम पॉजिटिव रहे हैं, पर्टिकुलरली एनबीएफसीज और इनफैक्ट बैंक्स। और अगर बैंक्स के नतीजे इस क्वार्टर में देखें तो क्वार्टर के नतीजे आने के पहले ऐसा अनुमान था कि इस बार जो मार्जिन्स हैं, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, निम जिसको कहते हैं, उसमें प्रेशर देखने को मिलेगा और ग्रोथ थोड़ी सी स्लो डाउन होगी क्योंकि डिपॉजिट रेशियो में तकलीफ थी। बट जो रिजल्ट आया है उसमें निम में जो कंपनीज की परफॉर्मेंस रही, बैंक्स या एनबीएफसीज की परफॉर्मेंस रही, वो काफ़ी अच्छी रही। और दूसरा ये कि ग्रोथ स्लो डाउन नहीं हुआ जिसका कि अंदेशा था। तो इन दोनों को मिला जुला के जो सेक्टर काफ़ी समय से अंडर परफॉर्म कर रहा था, उसमें एक रिलीफ रैली कह लीजिए या एक रैली देखने को मिला। वी एक्चुअली बेनिफिटेड फ्रॉम दैट। सम ऑफ द लीडिंग एनबीएफसीज में हमारी होल्डिंग्स रही हैं, तो उसका हमको फ़ायदा होता रहा है। रेगुलेटरी जो प्रेशर है, आई थिंक वो जाने वाला नहीं है। मेन चीज़ ये है कि जो इंटरेस्ट रेट्स है वो पहले जो घटने वाले थे वो अभी उतने ज़्यादा घटेंगे नहीं। तो अगर इस ऐसे माहौल में उन एनबीएफसीज या उन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का भला होगा जिनके की रेटिंग प्रोफाइल बेहतर हो, और वही पिछले कुछ नतीजों में देखने को मिला है। तो हमारे पोर्टफोलियोज में उसका बेनिफिट देखने को भी आया है, लेकिन आगे भी ये चलता रहे। ओके, तो ये एक पॉकेट है जहां पर शायद आगे अब और बढ़त देखने को मिल सकती है। दूसरा एक और पॉकेट जहां पर हमने स्ट्रेंथ देखी ऑन द बेसिस ऑफ बिक्री के आंकड़े, वो आपकी ऑटो कंपनियां थी, और खासतौर से टू व्हीलर साइड पर त्रिदीप जी अब क्या पोजीशनिंग और तेजी की बढ़ती हुई दिखाई देगी? टू व्हीलर्स के नंबर्स अच्छे आए हैं, लेकिन अभी भी वो ऐसी स्थिति हमने शायद ये ट्रैक्टर साइड पर नहीं देखने को मिली है। तो टू व्हीलर एंड ट्रैक्टर्स जो बिगेस्ट लैगर्ड्स रहे थे सेक्टर के, वहां पर अब क्या आउटलुक बदलने लगा है? सो ऑटोज में हम एज अ सेक्टर उतना पॉजिटिव अभी नहीं है जितना पहले थे। ऑटोज के अंदर में टू व्हीलर्स की तरफ हमारा रुझान ज़्यादा रहा है। वहाँ पे हम ओवरवेट थे और ओवरवेट हैं, मीनिंगफुली ओवरवेट है। सो मुझे लगता है कि ऑटोज में जो काफ़ी एक अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है पिछले साल, वहाँ से ग्रोथ ये साल एज अ सेक्टर मॉडरेट करेगी। सो ओवरऑल एज अ सेक्टर ऑटोज में ग्रोथ ये साल मॉडरेट होगा, लेकिन उसमें टू व्हीलर्स पर्टिकुलरली जिसको कहते हैं पॉकेट ऑफ स्ट्रेंथ, वो पॉकेट ऑफ स्ट्रेंथ बना रहेगा इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑटोज। और जो पॉकेट्स ऑफ वीकनेस है उसमें आपको सीवीज में थोड़ा वीकनेस देखने को मिलेगा, ट्रैक्टर्स में थोड़ा बहुत वीकनेस देखने को मिलेगा। सो रिलेटिव पोजीशनिंग के हिसाब से हम टू व्हीलर्स में ओवरवेट हैं, पर ओवरऑल ऑटोज में वी वुड बी न्यूट्रल। हमारा मानना है कि ग्रोथ ये साल अगर थोड़ी स्लो डाउन होती है तो इनके शेयर प्राइस परफॉर्मेंस भी थोड़ी सी शायद मॉडरेट हो। विद इन द सेक्टर टू व्हीलर्स के परफॉर्मेंस बेहतर हो। टू व्हीलर परफॉर्मेंस ज़्यादा बेहतर होने के आसार हैं। इस समय आईटी कंपनियों को लेकर आपका क्या रुझान रहेगा त्रिदीप जी? क्योंकि नंबर्स में हमने एक चीज़ देखी है
कि मिड कैप आईटी का परफॉर्मेंस ज़्यादा थोड़ा सा बाय अ फ्रैक्शन और बाय अ विस्कर बेहतर रहा है दिग्गजों में। क्या मिड कैप आईटी पे ही ज़्यादा फंड्स का रुझान अभी भी है, या फिर ये बिग बॉयज बेलवेदर्स में भी एक अपॉर्चुनिटी आप लोग पकड़ रहे हैं? मेरा मानना ये है कि आईटी सेक्टर का जो अर्निंग्स है, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं बाउंसिंग अराउंड द बॉटम, वो हो रहा है। सो ये अर्निंग्स का बॉटम आउट प्रोसेस होगा ये साल FY25 में। इसलिए कभी कभी जब शेयर्स बहुत ज़्यादा भाग जाते हैं फिर करेक्ट कर जाते हैं, बट नेट नेट जो पहले सिचुएशन थी उससे अर्निंग्स का जो सिनेरियो है वो ख़राब नहीं हो रहा है, वो वही है, बट बाउंसिंग अराउंड द बॉटम है, इंप्रूवमेंट भी नहीं हो रहा है। और ये साल FY25 ऐसे ही चलने वाला है। एज वी गेट टू द बैक एंड ऑफ द ईयर, जब हम सेकेंड हाफ ऑफ FY25 में जाएं, जब हम अगले साल की तरफ रुख करना शुरू करें, उस समय एक रिकवरी देखने को मिल सकती है। सो अभी के लिए ये सेक्टर ऐसा है कि अगर बहुत ज़्यादा वीकनेस मिल जाता है तो हम कुछ उसमें शेयर्स उठा लेते हैं। थोड़ा सा वेटेज इफ़ यू आस्क मी ओवर द लास्ट 6-9 मंथ इस सेक्टर में हमारा बढ़ा है, बट ये अपॉर्चुनिस्टिक है। इसमें हम ऐसा नहीं कि हम आउट ऑफ द ब्लू बहुत तेज़ी में हैं, बट जहाँ जहाँ मौका, कभी कोई शेयर प्राइस ज़्यादा गिर जाने से होता है तो वो ले लेते हैं। तो बाई ऑन द डिप्स मेरे हिसाब से ये सेक्टर के लिए स्ट्रैटेजी जो है सही रहेगी, क्योंकि ये साल अर्निंग्स जो है बाउंसिंग अराउंड द बॉटम करते रहेंगे। अगले साल रिकवरी आने की उम्मीद है। कोई ऐसा सेक्टर जहाँ पर आप थोड़ा सा सतर्क हैं इस समय? मेरे ख्याल में मास कंजम्पशन जो है वहाँ पे हम लोग अंडरवेट हैं, हम लोग कॉशियस हैं, क्योंकि ओवरऑल अगर इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन का दारोमदार थोड़ा ऊपर की तरफ ज़्यादा रहेगा, ज़्यादा समय के लिए रहेगा, जो हमारा मानना है कि ऐसा होगा, तो ऐसे में जो स्टेपल कंजम्पशन है उसमें वॉल्यूम ग्रोथ आने के लिए थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है। तो एक वो जगह है जहाँ पे हम लोग थोड़ा सा केयरफुल है। दूसरा, रेगुलेटेड यूटिलिटीज़ एक और एरिया है जहाँ पे हम लोग थोड़ा केयरफुल है, अंडरवेट हैं ओवरऑल। तो ये अगर आप पूरे सेक्टर्स में देखें, स्टेपल्स, कंज्यूमर स्टेपल्स और रेगुलेटेड यूटिलिटीज़, ये दो जगह जो हम लोग अच्छे खासे एक्चुअली केयरफुल है। टेक में हम लोग ब्रॉडली न्यूट्रल हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर लेड एरियाज, वह पावर कह लीजिए, कैपिटल गुड्स कह लीजिए, रियल एस्टेट कह लीजिए, या फिर हायर एंड कंजम्पशन, इन जगह पे हम पॉजिटिव हैं। हमें लगता है कि अगले 3 से 5 साल में यहाँ एक अच्छा अर्निंग्स किकर देखने को मिलेगा। इसका एक ही अजम्पशन है कि जो प्रेजेंट पॉलिसी एनवायरनमेंट है वो स्टेबल रहे। वो अगर चेंज होगा तो रीवैल्यूएट करना पड़ेगा सिचुएशन, पर अभी के डेट में तो ऐसा लगता है। तो और वो पॉलिसी एनवायरनमेंट चेंज होने के तो आसार बहुत ही कम हैं। सो यही सेक्टर्स इंफ्रास्ट्रक्चर वाले आउट परफॉर्म करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया त्रिदीप हमारे लिए समय निकालने के लिए। इट्स बीन अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। अच्छा, इस बीच बाजार का हाल आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। ऊपरी लेवल से बिकवाली का दबाव बढ़ता हुआ, और इसी को लेकर हम बार बार आपको कॉशन कर रहे थे। 22,633 के लेवल्स पर आता हुआ, भले ही आज सुबह में मार्केट खुलने के साथ ही हम ऑल टाइम हाई पर पहुंचे हो जो 22,794 का था, लेकिन ऊपरी लेवल्स पर मार्केट टिक नहीं पाया है, इस समय 700 के नीचे। निफ्टी बैंक दरअसल आज ज़्यादा खींच रहा है मार्केट को नीचे की तरफ। 40 अंकों का नुकसान, 49,190 के आसपास इस समय ट्रेड बनता दिखाई दिया। चलिए, इसी के साथ हम आपसे इजाज़त लेंगे, लेकिन आपके सवालों के जवाब देने के लिए अब नीरज जी स्टूडियो में जुड़ गए हैं। नीरज जी, खुले तो मजबूत, लेकिन ऊपरी लेवल से कुछ हल्का हो रहा है मार्केट। थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग वीकेंड से पहले। वैसे सवालों के जवाब तो सुधीर सिंह दे रहे थे। एक्चुअली बॉडी लैंग्वेज क्या था उनका? बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है ना। तो जो भी मार्केट को थोड़ी सी शंका हो रही थी कि सिग्निटी जैसा एक्विजिशन इन्होंने क्यों किया, मेरे ख्याल में वो शंका दूर होनी चाहिए। एग्जैक्टली बहुत दिनों बाद इतने कॉन्फिडेंट मैनेजमेंट को मैंने सुना जो, और आईटी सेक्टर से, क्योंकि अब तक बहुत स्किटिश रहे हैं ना, कि पता नहीं होगा नहीं होगा, विजिबिलिटी नहीं है, लेकिन इनकी कमेंट्री काफ़ी अच्छी थी। एब्सोल्युटली, तो मज़ा आया उनकी बातचीत सुन के। आगे भी दिन के दौरान सुनाने की कोशिश करेंगे आपको, लेकिन डेफिनेटली बाजार थोड़ा सा दबाव में थोड़ा सा ठीक ठाक दबाव में आ गया। देखते हैं दिन के दौरान कैसे होता है, लेकिन बहुत सारे आपके सवाल होंगे, उनके जवाब दिए जाएंगे। हेडलाइंस के साथ शुरुआत करते हैं।